हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कंटिन्यूएशन पढ़ रहे थे। मींस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे। चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया था। चेन आइसोमेरिज्म के बारे में क्या पढ़ा था, याद है? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, नंबर ऑफ साइड चेन डिफरेंट। वहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट लिखा दिया, मिस्टेक था, तो वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कर लेना, ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में। तो मैंने क्या बोला, चेन आइसोमेरिज्म के लिए बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो सबके लिए आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो होना ही चाहिए ना। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी डिफरेंट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ साइड चेन डिफरेंट होना चाहिए, ईदर और, ठीक है, याद है सबको। सेकंड अपन ने पोजीशन आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। पोजीशन आइसोमेरिज्म में बच्चों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो, इन तीनों का पोजीशन कुछ भी हो कंपाउंड में डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी डिफरेंट। और पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट रहा तो वो तो चेन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? थर्ड अपन ने कौन सा आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वन कंपाउंड शुड बी रिंग means cyclic structure and second compound should be in open chain structure, molecular formula should be same। ये रिंग चेन का था। फोर्थ अपन ने क्या डिस्कस किया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, जिसके बारे में अपन ने डिटेल डिस्कस किया था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था, क्या बोला था मैंने? जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली फिर तो सेम ही होगा, बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक किसी को लास्ट लेक्चर में डाउट है तो पूछ सकते हो। अपन ने जनरल फॉर्मूला हर कंपाउंड का फाइंड आउट करना सीखा था ट्रिक में। एल्केन का बोला था मैंने कि एल्केन का याद रखना है CnH2n+2। अगर तुमने एक डबल बॉन्ड ऐड किया मींस 1 पाई बॉन्ड ऐड किया तो -2 करोगे, किसमें से? हाइड्रोजन में से, तो H2n+2, 2n+2 -2 H2n हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। पाई बॉन्ड ऐड करोगे 1 तो -2 करोगे, 2 ऐड करोगे तो फिर से -2 करोगे, 3 ऐड करोगे तो फिर से -2 करोगे। जितना पाई बॉन्ड होगा उतना -2 होगा, -2 करना होगा हाइड्रोजन में से। एक साइक्लिक ग्रुप ऐड किया फिर -2 करोगे। ओके, ये था अपना जनरल फॉर्मूला वाला पार्ट। समझ में आया सबको? अब अपन स्टार्ट क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा फिफ्थ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिफ्थ पार्ट मेटामेरिज्म। तो हम डिस्कस करते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। फिफ्थ है अपने पास मेटामेरिज्म। अपने को मेटामेरिज्म बच्चों डिस्कस करना है। अब मेटामेरिज्म के बारे में क्या क्या पॉइंट अपने को पता है, कुछ ऐसा है? नहीं, यहां पे कुछ पता नहीं है। ये बेसिकली 12th में आएगा। 12th में वाले कंपाउंड में जो भी पढ़ेंगे वो 12th वाले कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स में आएंगे, लाइक फिनॉल ईथर वाले कंपाउंड में आएंगे, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर अपना 12th का चैप्टर होता है बच्चों, उसमें ईथर जो कंपाउंड है वो मेटामेरिज्म शो करता है। तो मेटामेरिज्म का अपने को कंडीशन फिर से ध्यान में रखना होगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं, देखना अच्छे से समझना। पॉलीवैलेंट functional group containing compounds show metamerism। फर्स्ट कंडीशन आ गया क्या? मेटामेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब अपने पास फंक्शनल ग्रुप तो Fg पता है क्या होता है, जैसे अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऐसा करके बच्चों फंक्शनल ग्रुप तो पता है, लेकिन ये पॉलीवैलेंट क्या होता है ये अपने को जानना होगा। तो पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है, अगर मैं कोई सा एक फंक्शनल ग्रुप लिखूं बच्चों, लाइक अल्कोहल लिखता हूं, तो मैं ये लिखता हूं ऐसा बॉन्ड OH का मतलब क्या है, यहां से एक कोई सा भी ग्रुप ऐड हो सकता है, लाइक कार्बन, फिर कार्बन ऐसा ऐड हो सकता है। अगर तुमने ईथर लिखा तो बॉन्ड O बॉन्ड ऐसा लिखोगे। अगर तुमने एल्डिहाइड लिखा बच्चों तो ऐसा लिखोगे, बॉन्ड COH। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा तो COOH, ठीक है। फिर तुमने कीटोन लिखा तो ऐसा लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? फिर तुमने अमाइन लिखा, बॉन्ड NH, बॉन्ड ये सेकेंडरी अमाइन है, इसे बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी अमाइन।
अपन पढ़ेंगे अमाइन के बारे में अच्छे से। बॉन्ड NH2 ये प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। बॉन्ड N बॉन्ड ये ऐसे 3 तो टर्सरी अमाइन है, ठीक है। एनहाइड्राइड लाइक ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें से मैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे बोलूं? पॉलीवैलेंट अपने लिए कंफ्यूजन आ गया, तो पॉलीवैलेंट की नेम में सोचो कि पॉली मीन्स मोर देन वन, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, मोर देन वन वैलेंसी होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझना। पॉलीवैलेंट, पॉली मीन्स मोर देन वन, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, तो पॉलीवैलेंट का मतलब मोर देन वन वैलेंसी होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका वैलेंसी हो मोर देन वन, ओके। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका वैलेंसी क्या हो, मोर देन वन हो। अपने पास कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास वैलेंसी मोर देन वन है? तो ऐसे पहचान सकते हो क्या? हाँ सर पहचान सकते हैं। कैसे? एल्कोहल आया, एल्कोहल आया बच्चों, देखो एल्कोहल में एक बॉन्ड खा लिया है, का मतलब इसके साथ एक ही ग्रुप ऐड हो सकता है, कार्बन, कोई सा भी R ग्रुप ऐड होगा, एल्कोहल, ठीक है। यहां भी एक ही ग्रुप ऐड हो सकता है, मींस एक ही वैलेंसी है, एक ही साथ खाली है, तो इसे अपन बोलेंगे जो एम्प्टी बॉन्ड है बच्चों, खाली बॉन्ड है, उसे बोलोगे वैलेंसी। तो ये सारे सिंगल वैलेंसी वाले हैं, इस साइड में देखो एक ही वैलेंसी है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जिनकी वैलेंसी एक हो। कैसे पता चलेगा? अपन लिखते हैं ना कोई सा भी अल्कोहल वाले कंपाउंड में, मींस OH लिखा है तो एक ही बॉन्ड इस साइड से ग्रुप अटैच है ना, इस साइड से तो कोई अटैच नहीं है ना बच्चों। सेम एल्डिहाइड देखा तो एक साइड यही है, लेकिन तुम ईथर देखोगे तो मोर देन वन वैलेंसी, मींस दोनों साइड से ग्रुप अटैच हो सकता है। कीटोन देखोगे तो भी इस साइड से अटैच हो सकता है, इसमें इस साइड से अटैच हो सकता है, यानी यहां पर मोर देन वन वैलेंसी है, तो डाइवैलेंट बोल सकते हैं, डाइवैलेंट। ये भी डाइवैलेंट, लेकिन ये ट्राइवैलेंट, क्योंकि तीन वैलेंसी, तीन ग्रुप अटैच हो सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी अपन बोलेंगे 3, तो ये ट्राइवैलेंट है। लाइक यहाँ पे एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड बच्चों है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड में बोलो यहाँ पे ग्रुप अटैच हो सकता है, यहाँ पे ग्रुप अटैच हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, डाइवैलेंट। तो ये जितने भी मैंने लिखा है, एस्टर जो होता है बच्चों, ये भी एस्टर, ये एस्टर है। हाँ बच्चों, अपन कहां डिस्कस कर रहे थे, ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि ये एस्टर है। एस्टर में भी देखो इस साइड से एक वैलेंसी है, इस साइड से एक वैलेंसी है, ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएगा। तो बेसिकली ये जितने भी कंपाउंड मैंने इस साइड लिखे हैं, ये वाला, ये अपना है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इस साइड मैंने जो लिखा है, ये है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट का मतलब है एक सिंगल वैलेंसी, सिंगल वैलेंसी वाले जितने भी कंपाउंड है, ये है। पॉलीवैलेंट का मतलब है मोर देन वन वैलेंसी, तो मोर देन वन वैलेंसी लाइक ईथर, ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, ये क्या है, टर्सरी अमाइन है। अब देखो प्राइमरी अमाइन मोनोवैलेंट है, लेकिन सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन जो है ये डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट है, मींस पॉलीवैलेंट है। तो ध्यान रहे कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड कभी भी मेटामेरिज्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही बच्चों है ऐसा कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए मेटामेरिज्म के लिए। सबको बातें समझ में आ रही है क्या? बोलो। तो मेटामेरिज्म के लिए एक कंडीशन सर ने बताया क्या, कि सर सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि अपने को पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सर ने क्या सिखाया कि दोनों साइड अगर मोर देन वन वैलेंसी है, एक से ज्यादा वैलेंसी है, फंक्शनल ग्रुप के पास दो ग्रुप अटैच है दोनों साइड से, तो वो पॉलीवैलेंट। लेकिन अल्कोहल में देखो एक ही ग्रुप अटैच होता है एक साइड से, एल्डिहाइड में एक ही होता है, तो ये सारे मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट कभी भी मेटामेरिज्म नहीं करेंगे, ठीक है, 100% श्योर। अब अपन देखेंगे पॉलीवैलेंट में भी बच्चों पता है क्या है, एग्जाम में जो आते हैं ये दो कंपाउंड बहुत सारे बार आते हैं। कौन सा दो कंपाउंड? ईथर एंड कीटोन। ये ईथर है और सेकेंड वाला कीटोन है। ईथर एंड कीटोन का मेटामेरिज्म बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मेटामेरिज्म कभी भी आए तो तुम्हारे ध्यान में दो एग्जाम्पल आना चाहिए, एक ईथर, दूसरा क्या बोलो, कीटोन, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो समझ में आ गया। देखो कि फर्स्ट कंडीशन सर ने बोला पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, लिख दिया मैंने, ठीक है। बोलो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, लिख दिया। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेकंड कंडीशन, डिफरेंट
ग्रुप्स should be attached to polyvalent functional group. मीन्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ डिफरेंट यूनिट्स अटैच होने चाहिए. ये सेकेंड कंडीशन है. दो ही है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्लस उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच होंगे दो कंपाउंड में वो डिफरेंट होने चाहिए. मीन्स अगर तुम्हें आइसोमेरिज्म जानना है तो एक कंपाउंड को देख के नहीं बताओगे, दूसरा कंपाउंड कंपेयर करना कि ये मेटामेरिज्म है. तो क्या किया, दोनों के पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो यूनिट्स अटैच होने चाहिए, ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए. वो अपन देखेंगे, एग्जांपल्स में समझ में आएगा. अभी तक किसी को कुछ डाउट है कि सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में किसी को प्रॉब्लम होगा? बता दिया यहाँ पे. एस्टर, एनहाइड्राइड, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, कीटोन, ईथर. ओके, समझ में आ रही बात? अब अपन इसे रब कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स मेटामेरिज्म के. मेटामेरिज्म के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या, कैसे डिसाइड करना है अपने को. फर्स्ट एग्जांपल, लाइक अपने पास एक कंपाउंड है, देखना CH3 CH2O CH2 CH3. इस कंपाउंड का नेम है डाई इथाइल ईथर. दूसरा कंपाउंड है इसके साथ CH3 CH2 CH2 OCH3. ये है. अब आया, इसे क्या बोलोगे? ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल है, तो पहले मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल प्रोपाइल ईथर. ये कंपाउंड का आईयूपी कॉमन नेम होगा. अभी कॉमन नेम लिख रहा है, बस कॉमन नेम लिखा है मिथाइल प्रोपाइल ईथर. पता है ईथर का कॉमन नेम लिखना बहुत इजी है. तुमने बस ईथर देखा, यहाँ पे बॉन्ड हो, इस साइड ग्रुप देखो, इस साइड ग्रुप देखो, मिथाइल है, प्रोपाइल है, तो उसका नेम लिखा, ईथर लिख दिया. यहां दोनों साइड इथाइल इथाइल, तो डाइथाइल ईथर लिख दिया. ठीक है. अब तुम कंपेयर करो. सर ने बोला पहले कि ये दो कंपाउंड पूछा है कि ये दोनों कंपाउंड किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो अपन ने सबसे पहले सर ने क्या बोला, ये सोचेंगे. सर ने बोला पॉलीवैलेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप. ईथर है क्या पॉलीवैलेंट? हाँ, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है. फिर सर ने क्या बोला, पॉलीवैलेंट के बाद अपने को पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जो ग्रुप अटैच है उसे चेक करना है. तो दोनों कंपाउंड को अच्छे से देखो, बारीकी से देखो. दोनों कंपाउंड को क्या दिख रहा है कि इस साइड अपना जो ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन के इस साइड, ये इथाइल है. अब इस साइड ग्रुप देखते हैं तो ये तो प्रोपाइल मिला. फिर इस साइड जो ग्रुप अटैच है इथाइल है, इस साइड क्या मिला? मिथाइल मिला. तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है. अच्छा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका चेक कर लिया ना. C4H10O होगा भाई. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो अगर बिलीव नहीं है तो. ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों C4H10O है. तो यहां पे मैंने क्या बोला, तुम इस साइड देखो इथाइल, यहां प्रोपाइल, यहां इथाइल, यहां मिथाइल. तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो इसे अपन बोलेंगे मेटामर्स. ये दोनों जो एग्जांपल है मेटामेरिज्म का एग्जांपल है, ये मेटामर्स कहलाएंगे. ओके, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो. कुछ भी डाउट है अगर आया इसमें तो पूछ सकते हो. ये एग्जांपल अपना मेटामेरिज्म होगा. सेकंड एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं. ये एग्जांपल तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा. दूसरा है, बहुत सारे बच्चे इसे रॉन्ग करते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो. किसी को ऐसा है कि सर अलग ही है दो कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं. C4H10O ही है, देख लो, चेक कर लो अच्छे से. 1 2 3 4 3 2 5 2 7 3 10 H10O है. यहां भी C4H10O है. ओके, अब अपने पास क्या आया कि ग्रुप देखना है. पॉलीवैलेंट तो है ही. पॉलीवैलेंट के साथ मैंने इस साइड देखा तो सर मिथाइल था, इस साइड भी देखा तो मिथाइल था. अरे सेम आ गया. अब मैंने उस साइड चेक किया तो 3 कार्बन का ये प्रोपाइल ग्रुप है. इसे क्या बोलते हो बच्चों? प्रोपाइल. अब इसे क्या बोलते हैं ये बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? तो बोला सर ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल. अब तो ये मेटामर्स नहीं होंगे. बच्चों ऐसा नहीं है. ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल और इसे बोलते हैं बच्चों सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल. ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है.
तो ये दोनों ग्रुप जो है ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। एक नॉर्मल प्रोफाइल है, मींस प्राइमरी कार्बन के 1 डिग्री कार्बन से अटैच है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से अटैच है ऑक्सीजन। ओके, तो एक सेक प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल है और दूसरा नॉर्मल प्रोफाइल है। तो इस दोनों को क्या बोलेंगे, इस साइड तो सेम है लेकिन दूसरे साइड तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये भी मेटावर्स का ही एग्जांपल होगा। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बोलते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड है सर, दोनों साइड तो सेम है, लेकिन फर्स्ट में प्रोफाइल है दूसरे में आइसो प्रोफाइल ग्रुप है। समझ में आ रहा है? अब तुम लोग ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म से आगे बढ़ने से पहले सबको ये क्लियर है कि सर ये प्रोफाइल कैसे लिखते हैं? आपने बोला एन प्रोफाइल क्या है, ये आइसो प्रोफाइल या सेक प्रोफाइल क्या है, ये आता है सबको? हेलो बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक रेडिकल्स का डिस्कशन करना। लाइक तुम्हें एक नेम क्या है, क्योंकि अभी वो आइसोमेरिज्म में काम आएगा। तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ रेडिकल्स क्या होता है, ये अभी किसी को नेम समझ में आएगा नहीं। व्हाट इज रेडिकल्स? रेडिकल्स का मतलब क्या होता है ये पता नहीं है तुम लोगों को? देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। क्या होता है रेडिकल्स? लाइक अपन ने एल्केन लिया बच्चों, ये एल्केन को इस फॉर्म में लिखते हैं, सबको पता है एल्केन ये इस फॉर्म में लिखते हैं। अब एल्केन में से अगर तुमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये इस फॉर्म में रह जाएगा ना, हाइड्रोजन ऐसा हटा दिया, माइनस हाइड्रोजन क्या है, तो ये रेडिकल इसे बोलते हैं। एक बॉन्ड जो खाली रहा, जिसके साथ कोई सा भी ग्रुप अटैच हो सकता है, जिसके साथ ये अटैच हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के साथ आर ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इसे अपन बोलते हैं एल्केन। तो जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन में से बच्चों एक हाइड्रोजन हटाओगे तो उसका एन हटेगा और YL ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाता है एल्काइल। क्लियर है? तुमने ये 11th में पढ़ा होगा IUPAC के साथ रेडिकल्स के बारे में। तो ये होता है, इसे बोलते हैं रेडिकल्स। लाइक अपन फर्स्ट एल्केन कौन सा ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन में अगर तुमने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन जाएगा बच्चों, खुद बोलो, ये ऐसा कुछ बनेगा। कैसे समझ में आया? देख लो, मीथेन ये है अपने पास और मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन ऐसा हटा दिया तो CH3 और ये बॉन्ड ऐसा ही रह जाएगा ना, तो अब इसे क्या बोलोगे, मीथाइल। इसीलिए याद करो मैंने जितने भी बोला था, ये रेडिकल्स किसके जैसा बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसा बिहेव करता है। तो ये अपना मीथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब पता है ना सबको, बताया था मैंने, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट कार्बन चेन के जो बाहर रहता है, पेरेंट कार्बन चेन के जो बाहर रहता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में एक मीथाइल आया। ऐसे रेडिकल्स और क्या क्या बन सकते हैं, लाइक अपने पास इथेन है, इथेन है, इथेन में से तुमने हाइड्रोजन हटाया तो बन गया बच्चों क्या, ये एक हाइड्रोजन इसका हटाया तो ये बॉन्ड ऐसा रहेगा, इसे क्या बोलोगे, इथाइल। ओके, इथेन। अब हमारे पास कंफ्यूजन क्या आएगा बच्चों कि यहां पर जो कार्बन है, ये दो कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाऊं तो ऐसा आया और इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाऊं तो कोई डिफरेंट रेडिकल्स बनेगा क्या, तो नहीं, सेम बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्राइमरी कार्बन है। तो तुम्हें अब ये पता है क्या सबको कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है, टर्सरी कार्बन एटम क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन एटम क्या होता है, ये सबको पता है, आइडिया है? अगर नहीं है तो मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ कार्बन। अभी मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, ये कंपाउंड लिखा और मैंने तुमसे पूछा इसमें क्या बच्चों बताओ कि कौन कौन सा कार्बन, कौन कैसा कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है पता है, प्राइमरी कार्बन एटम होता है जो एक ही कार्बन से अटैच हो। तो लाइक अपने पास ये है, ये कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, तो ये किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। किसी को कंफ्यूजन आएगा सर ये हाइड्रोजन से अटैच है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ये कार्बन कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन तो इसके साथ ऐसा अटैच है। तो यहां पर जो कार्बन एटम बच्चों अटैच है वो इसी एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए अपन इसे बोलेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी को लिखेंगे 1 डिग्री के फॉर्म में। अब इसे देखो, ये दो कार्बन से अटैच है, इसलिए बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 से अटैच है, 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 4 डिग्री, 4 कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। समझ में आया? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अगर सिंगल कार्बन से कार्बन एटम से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन एटम, 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी, 3 कार्बन से अटैच है टर्सरी, 4 कार्बन से अटैच है क्वाटरनरी। क्या बोलेंगे उसे, क्वाटरनरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है? क्योंकि ये सबने पढ़ा है इसलिए मैंने बोला ये बस एक बार रिवाइज करा दिया कि ऐसा कुछ होता है। अब अपन रेडिकल्स की बात करेंगे। थर्ड रेडिकल्स जो अपने पास होगा ये है
प्रोपेन, प्रोपेन का रेडिकल्स बनाएंगे। तो बच्चों इसका ऐसा नेम अगर कॉमन नेम बोला जाए ना तो एन प्रोपेन बोलते हैं। याद रखना रेडिकल्स यूज्ड ओनली इन कॉमन नेम। ये सब जो वर्ड यूज करते हैं ना, मिथाइल, इथाइल, इस रेडिकल्स का जो वर्ड यूज करेंगे वो कॉमन नेम में यूज करेंगे, ठीक है। आईपीएसी नेम में यूज नहीं करते। मींस इसका रेडिकल्स जो बनेगा तो उसे क्या बोलोगे। अब यहां पॉसिबिलिटी बताओ क्या है, कितने टाइप के कार्बन एटम है। ये अपना 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो इस 1 डिग्री में से हाइड्रोजन हटाओ या इस 1 डिग्री में से हाइड्रोजन हटाओ, दोनों का बच्चों हाइड्रोजन अपन ऐसे हाइड्रोजन हटाते हैं। अगर मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया, इस केस में 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है बात। कि मैंने बोला कि अगर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाऊं या इस कार्बन का हटाऊं, प्राइमरी का हटाऊं, दोनों प्राइमरी का हटाऊं, कोई का भी हटाऊं, किसी का भी हटाऊं, सेम ही बात होगा। तो अपन क्या करते हैं, प्राइमरी का हटाते हैं कुछ ऐसा, एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बॉन्ड ऐसा खाली रहेगा। लेकिन तुम सोचो सेकेंडरी का हटाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ये अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है, हाइड्रोजन हटा दिया तो एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो अब इसका नेम क्या बोलोगे, कॉमन नेम में इसके लिए यूज करेंगे। याद रखना क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जब भी स्टेटमेंट देखना, सुनना अच्छे से, जब भी रेडिकल्स के लिए बोल रहा हूं, जब भी किसी कंपाउंड में का प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, क्या बोला मैंने, जब भी प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन अपन रिमूव करेंगे तो जो रेडिकल का नेम होगा बच्चों, वो रेडिकल का नेम ओरिजिनल नेम में इन हटके YL ऐड हो जाएगा। क्या बोला, फिर से बोलो। जब भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन अपन रिमूव करेंगे तो जो रिमूव होने के बाद जो रेडिकल्स फॉर्म होगा उनका नेम क्या होगा, ओरिजिनल कंपाउंड से ही सिमिलर होगा, एन हटके YL ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए इस रेडिकल का नेम होगा एन प्रोपाइल। एन हटा, YL ऐड हो गया। ये कब था, प्राइमरी के लिए, जब प्राइमरी का हाइड्रोजन हटाया। अब सोचो कि जब सेकेंडरी का हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा, ऐसा। तो जब भी सेकेंडरी का हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स सेक, SEC सेक। तो प्रीफिक्स सेक यूज करेंगे, प्रोप से प्रोपाइल हो जाएगा। रेडिकल में ऑलवेज YL ऐड करना ही है, मींस हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो रेडिकल होगा वो YL वाला ही होगा। बट प्रीफिक्स आपको सेक यूज करना है क्योंकि आपने सेकेंडरी कार्बन का रिमूव बनाया है, हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो इस बेसिस पे अपन एक और यूज करते हैं, आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, ये मैं इसके लिए एक बॉक्स बना करके बता रहा हूं। आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, तो आइसो वर्ड के लिए बच्चों बताया है मैंने, क्या लिखा है, जब भी एक ही कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच हो, एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसके लिए तुम वर्ड यूज करोगे आइसो। क्या बोला, फिर से सुनो, एक ही कार्बन से मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, सेम ग्रुप, आइसो, ठीक है, आइसो यूज करेंगे। तो यहां पर सेक प्रोपाइल की जगह पे देखो, ये एक ही कार्बन है CH, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसे अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्लियर है, सबको क्लियर है। तो सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब अपन 4th रेडिकल फॉर्म करेंगे ब्यूटेन का। ये है नॉर्मल ब्यूटेन बच्चों। और नॉर्मल ब्यूटेन में भी अपने पास क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अपन कौन कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करें। तो हमारे पास जब हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो प्राइमरी का रिमूव कर रहे हैं और सेकेंडरी का रिमूव कर रहे हैं। अब इसका रिमूव करें या इसका रिमूव करो, एक ही बात होगी ना, क्योंकि दोनों सेकेंडरी है। और 1 डिग्री का रिमूव करो, ये 1 डिग्री का रिमूव करो या ये वाला 1 डिग्री का रिमूव करो, दोनों एक ही बात होगी। तो इसमें भी 2 कंडीशन जनरेट होगा, अगर प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव किया, अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव किया। तो प्राइमरी हाइड्रोजन का बच्चों जब रिमूव कर रहे हो, प्राइमरी हाइड्रोजन का जब रिमूव कर रहे हो तो अपना रेडिकल्स कैसा फॉर्म होगा, CH3 CH2 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 बॉन्ड, ये अपना प्राइमरी हाइड्रोजन वाला होगा। अपन इसे नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका रेडिकल का नेम क्या लिखे, तो खुद सोचो, क्या बताया मैंने, जब भी प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो जो रेडिकल का नेम होगा, उस रेडिकल का नेम क्या होगा, ओरिजिनल नेम में एन हटेगा, YL ऐड हो जाएगा।
तो क्या नेम हो जाएगा, एन, ओरिजिनल नेम एन ब्यूटेन था, तो एन ब्यूटेन में एन हटा, YL ऐड हो गया, एन ब्यूटाइल। अभी से ध्यान में रखना है कि एन ब्यूटाइल जब भी बोलूं तो ये वाला रेडिकल 4 कार्बन का, प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुमने सेकेंडरी का रिमूव किया बच्चों तो क्या होगा, सेकेंडरी का रिमूव किया तो मेरा कुछ रेडिकल ऐसा फॉर्म होगा। और इस केस में बच्चों क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अब तुम क्या यूज करोगे, सेक यूज करोगे ना, बोलो सेक यूज करोगे या नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी का हाइड्रोजन रिमूव किया, तो सेक और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। अब किसी को कंफ्यूजन आएगा, सर आपने यहाँ सेक प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी बोला था, तो आप यहाँ सेक ब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल बोलोगे क्या, वो तो बोलना सही रहेगा क्या, एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है क्या, जिससे रेडिकल अटैच है, जिस कार्बन से रेडिकल बॉन्ड खाली वाला बॉन्ड है, उस बॉन्ड को देखो तो इस साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरे साइड इथाइल है, डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो आइसो बोलना सही नहीं रहेगा। आइसो बोलना कब सही रहेगा, जब जिस कार्बन से रेडिकल अटैच है उससे 2 डिफरेंट सेम ग्रुप मिथाइल मिथाइल अटैच होता तभी आइसो बोलोगे। क्लियर, क्लियर, सबको क्लियर है। 2 रेडिकल नॉर्मल ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटेन के कितने रेडिकल्स बन गए, नॉर्मल ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल। प्रोपेन के कितने बने, नॉर्मल प्रोपाइल सेक प्रोपाइल। और सेक प्रोपाइल का दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हो, आइसोप्रोपाइल। अब अपन डिस्कशन करते हैं एक और रेडिकल्स की। बच्चों ये तुमने आईयूपीएससी में पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैंने ये लिखा रहा हूं, आइसोमेरिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, आइसोमेरिज्म से रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर कैसे करते हैं। अपन नाम मैं बता रहा हूं और तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूं कैसे लिखना है नहीं। तो अपन एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, 5th है आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बच्चों ये कॉमन नेम है, मैंने बोला था ना आइसो वर्ड यूज सब करेंगे, कॉमन नेम है। ये है अपना आइसोब्यूटेन। अब इसमें सोचो कौन कौन सा हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, तो इसमें तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तीनों प्राइमरी कार्बन है, तो किसी एक का रिमूव करें चलेगा, तो यहां का रिमूव कर देते हैं। और ये जो है अपना टर्सरी कार्बन है, ये है 1 डिग्री, तो अपना 1 डिग्री का रिमूव करते हैं और टर्सरी का रिमूव करते हैं। तो 1 डिग्री का जब रिमूव किया हाइड्रोजन, तो हमारा रेडिकल कुछ इस तरीके का फॉर्म हुआ। जब 1 डिग्री का रिमूव किया तो इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2 हो जाएगा। और जब आपने 3 डिग्री का रिमूव किया तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो बॉन्ड अपना कहां खाली रहेगा, यहां पे खाली रहेगा। ओके, रेडिकल इसलिए बोल रहा है, बॉन्ड खाली का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि तुम खुद सोचो कि इसके साथ एक बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन अटैच है ना बच्चों, तो हाइड्रोजन इस फॉर्म में रिमूव हुआ तो ये बॉन्ड तो खाली रहेगा ना। वैसा ही सोचो इसके साथ भी, ये वाला हाइड्रोजन ऐसा रिमूव हुआ तो बॉन्ड तो CH2 के फॉर्म में खाली रहेगा ना। समझ में आ रहा है क्या, बोलो, ठीक है, कुछ भी डाउट है। अब इन दोनों का नेम बताओ, तुम खुद सोचो कि क्या नेम होना चाहिए, क्या नेम होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये वाला सर ने क्या बोला कि ये आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटेन ये वाला स्ट्रक्चर है। अभी मैं 1 डिग्री ये था, ये 3 डिग्री था। आइसोब्यूटेन का प्राइमरी का, जब भी आइसोब्यूटेन का मींस किसी भी कंपाउंड का प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे, जब भी प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बोला, जो कंपाउंड का ओरिजिनल नेम है उसमें से एन हटाओ, YL ऐड कर दो। लाइक यहां प्राइमरी का रिमूव किया तो एन हटाया, YL ऐड कर दिया। यहां प्राइमरी का रिमूव किया 1 डिग्री का, एन हटाया, YL ऐड कर दिया, एन प्रोपाइल हो गया। तो यहां तो कंपाउंड का नेम आइसोब्यूटेन है ना, तो क्या बन जाएगा ये रेडिकल, आइसोब्यूटाइल। अभी समझ में आ रही है, रेडिकल का नेम अभी इजी लग रहा है, ये रेडिकल पूछते हैं बच्चों एग्जाम में। नेक्स्ट, ये वाला रेडिकल का नेम क्या होगा, जब भी टर्सरी का रिमूव करेंगे तो टर्ट, TRT टर्ट, ब्यूटाइल हो गया नेम, ये अपना टर्ट ब्यूटाइल हो गया। क्लियर है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया। अब अपन एक और रेडिकल लास्ट डिस्कशन करेंगे, जो लास्ट होगा अपना, ये रेडिकल, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, 6th
प्राइमरी कार्बन का ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो क्योंकि चारों इसमें प्राइमरी कार्बन है, और भी जो बीच वाला कार्बन है ये क्वार्टरनरी कार्बन है और उसके पास तो हाइड्रोजन भाई है ही नहीं, उनके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या रिमूव करो, तो अपन प्राइमरी का रिमूव करोगे और कोई सा भी रिमूव करो तो एक ही बात होगी। तो प्राइमरी का रिमूव किया तो क्या बन जाएगा, ये CH2 बॉन्ड रहेगा खाली, इस फॉर्म में रहेगा, और जब इस फॉर्म में रहेगा तो पहले इस कंपाउंड का तो नेम देखेंगे क्योंकि प्राइमरी का जब भी रिमूव करते हैं तो जो उस कंपाउंड का ओरिजिनल नेम होता है उसमें YL ऐड हो जाता है, तो इस कंपाउंड का ओरिजिनल नेम है नियोपेंटेन। ये तुम कैसे याद करोगे, नियो कब यूज करोगे, तो नियो के लिए बॉक्स लिख करके लिखना, नियो जो वर्ड यूज करते हैं क्वार्टरनरी कार्बन के लिए, मींस एक ही कार्बन के साथ नियो इज वर्ड यूज फॉर क्वार्टरनरी कार्बन, एक ही कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो तो बोलेंगे क्वार्टरनरी कार्बन, और उसके लिए नियो यूज कर दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो पेंटेन। ये जो नियो, आइसो, सेक, टर्ड, ये सब क्या है, कॉमन नेम में वर्ड यूज होते हैं, कभी भी IUPAC नेम में वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो नियो पेंटेन से ये क्या बन जाएगा बच्चों, नियो पेंटाइल। बोलो, ओरिजिनल नेम में एन हटेगा, YL ऐड हो जाएगा। तो ये अपने पास टोटल इतने रेडिकल्स हो गए, प्रोपेन, प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, ब्यूटेन का नॉर्मल ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन का आइसोब्यूटाइल और टर्ड ब्यूटाइल, नियोपेंटेन का नियोपेंटाइल। क्लियर है, हो गया। ये रेडिकल्स के नेम मैंने सारे बता दिए, इस तरीके से तुम जितने भी रेडिकल्स है सबका बना सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे आइसोमेरिज्म में जो हमारा टॉपिक रह गया था, मेटामेरिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मेटामेरिज्म के एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक क्या होगा मेटामेरिज्म के बाद, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के बारे में मैंने कुछ बोला था, तुम्हें याद होगा अगर। टॉटोमेरिज्म जो है बच्चों, बस इतना लिख लो, डिस्कस लेटर इन रिएक्शन मैकेनिज्म। अपन आइसोमेरिज्म के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पर डिस्कस करेंगे टॉटोमेरिज्म, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म। तो इस तरीके से अपना क्या कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताना है तुम्हें, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन मीन्स अपने पास 2 कंपाउंड दूंगा और तुम ये बताओ कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट है सिंपल सा क्वेश्चन है, आया एग्जाम में और पूछा गया किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। सब बच्चे कंफ्यूज हो गए, फंक्शनल ग्रुप देखे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लगा दिए बिना कुछ सोचे समझे। तो भाई पहले देखो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सेम फंक्शनल ग्रुप में कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे होगा, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन पड़ा था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तो यहां तो सेम है। अपन टाइप वाइज चलेंगे। स्ट्रक्चरल की सबसे फर्स्ट टाइप क्या था, चेन, देन पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो अपन एक एक करके चेन सोचते हैं। चेन के लिए क्या बोला था सर ने कि मेरे को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट कार्बन चेन देख लेते हैं इसमें। अगर सर ने कुछ सिखाया था IUPAC में कि पेरेंट कार्बन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है तो उस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में ऑलवेज इंक्लूड करेंगे। तो हमारा 1 2 3 कार्बन का होगा पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। अब यहां पेरेंट कार्बन चेन को इंक्लूड करना है तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, इज इक्वल टू 4। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए पीसीसी में, इज इक्वल टू 3 4 3। इससे क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी से डिफरेंट। आंसर चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, समझ में आ रही बात। दूसरा नहीं समझ में आ रही है पूछ लो फिर से। अपन सेकंड क्वेश्चन तब तक डिस्कस करते हैं।
ये क्वेश्चन आया, फिर से एग्जामिनर पूछा, ऑप्शन में देखो क्या दिया, एग्जामिनर क्या दिया क्वेश्चन ऑप्शन में, चेन, फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड रिंग आइसोमेरिज्म, थर्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब बच्चा क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या आया कि सर ने कुछ रिंग चेन बताया था, क्या बोला था, एक रिंग होगा और एक चेन होगा, चेन में दोनों चेन होगा, तो भाई रिंग में दोनों रिंग होगा, रिंग आइसोमेरिज्म लगा दिया। भाई रिंग आइसोमेरिज्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, रिंग आइसोमेरिज्म टाइप का कुछ नाम ही नहीं है, तो रिंग कभी आंसर तुम्हें लगाना ही नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें देंगे बस रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब सोचो क्या होना चाहिए, चेन है, रिंग चेन है, फंक्शनल ग्रुप है, क्या होना चाहिए, चेन से स्टार्ट करोगे क्या, चेन से स्टार्ट करोगे बोलो, और अगर चेन से स्टार्ट करोगे तो क्या सोचोगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में, और पीसीसी में साइक्लिक वाला ही होता है अपना पेरेंट कार्बन चेन, तो साइक्लिक क्या दिख रहा है, ये 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन है, 6 कार्बन पीसीसी, और ये 5 कार्बन पीसीसी। आंसर आ गया, पीसीसी में 5 कार्बन, पीसीसी में 6 कार्बन, तो आंसर चेन आइसोमेरिज्म हुआ। क्लियर हुआ सबको, बोलो। थर्ड एग्जांपल, चेन आइसोमेरिज्म कैसे होगा, समझ में आया ना। थर्ड, अपन थर्ड कैसे डिस्कस करें, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाँ ये 2 कंपाउंड आया, अब पूछो और सोचो क्या होना चाहिए आइसोमेरिज्म, पॉज करो, खुद सोचो क्या होना चाहिए, वीडियो पॉज करो बच्चों। ये क्या आ गया, चलो बोलो क्या होना चाहिए आइसोमेरिज्म, किस टाइप का, इसमें किस टाइप का होना चाहिए, सोचो सोचो सब लोग, ट्राई करो। चेन से स्टार्ट करते हैं, चेन के लिए क्या बोला था, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखना है, चलो पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन देख रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेरेंट कार्बन चेन में यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन 5। अब फिर सर ने बोला क्या, पोजीशन देखते हैं, पोजीशन किसका देखोगे, किस चीज का पोजीशन देखोगे, यहां तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, एक है एल्डिहाइड, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा पहले जनरल फॉर्मूला दोनों का देख लो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 C5 H325 2 7 8 H8O2, एक ऑक्सीजन, C5 325 6 7 8 H8O2। तो ये किस फॉर्म में आया, अगर तुम्हें जनरल फॉर्मूला ऐसे फाइंड आउट करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, बताओ एल्केन का लिखोगे CnH2n+2, ठीक है ऐसा ही लिखोगे। अब सोचो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड यहां पे, 1 पाई बॉन्ड यहां पे, तो 2 पाई बॉन्ड है तो -2 करोगे, फिर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिख दिया, तो क्या बन गया CnH2n-2, CnH2n +2 -2 गया तो -2O2, ये जनरल फॉर्मूला इसका है। इसमें भी चेक कर लेते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n-O2 आता है क्या, तो फिर से CnH2n+2 एल्केन का लिख लेते हैं, फिर देखा डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है, 2 पाई बॉन्ड तो -2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन तो O2, तो +2 -2 कैंसिल, क्या बन गया CnH2n-2O2। अब n का 5 रखा तो 5 2 10 -2 8 आ गया O2। क्लियर है, जनरल फॉर्मूला यानी दोनों का करेक्ट है। अब बताओ कि जब फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या है बताएं, ऐसा सोचो कि यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन का वाला कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन है। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डिफरेंट ही है ना फंक्शनल ग्रुप, तो इस दोनों को क्या बोलोगे, मैंने क्या बोला बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, जनरल फॉर्मूला सेम, आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का आंसर। समझ में आ रही बात, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है।
इसके बाद मैं ये 3 एमसीक्यू कराया, 3 क्वेश्चंस कराया हूं। मैं तुम्हें प्रैक्टिस पेपर दूंगा डीपीपी, जहां पर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तुम्हें पता करना टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अपन उस पेपर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो अच्छा रहेगा। अभी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं तो तुम्हें पता है सारे क्वेश्चंस मैं ही कर रहा हूं, तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें इसलिए डीपीपी देना चाह रहा हूं। तो मैं एक अपना एक बन गया ना तुम्हारे मन में, दिमाग में, कैसे सर कर रहे हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, सर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, टाइप वाइज सोच रहे हैं। सर ने क्या सोचा, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सोचा, पहले जनरल फॉर्मूला मैच करने का ट्राई किया। जनरल फॉर्मूला कैसे मैच किया, मैंने जो सिखाया था ट्रिक के अकॉर्डिंग मैच किया। अगर सेम आया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आया, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में चेक किया। तो ये सब जो तुम्हें मैं बता रहा हूं वो तुम अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, सॉल्व करने का ट्राई करोगे। अगर तुम्हें डीपीपी में, थर्ड डीपीपी में मिलेगा पेपर में क्वेश्चन, वो सॉल्व करना है। फिर अपन उसी डीपीपी को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस तरीके से अपना कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अपन एक और लेक्चर में एमसीक्यू सारे डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।